नमस्कार प्यारे छात्रों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के लिए 11 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आपके रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र नाम के चैप्टर से होगा। ये सब के सब जो भी प्रश्न होंगे हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो शुरू करता है बिना देरी किए हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न को, जो कि हमारे सामने है। पहला प्रश्न हमारा है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। यानी कि हमारे सामने प्रश्न में दिया हुआ P बराबर 4 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता को P से सूचित किया था। तो पूछा है कि फोकस दूरी क्या होगा इस लेंस की। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। और ये f किस चीज में होनी चाहिए, f होनी चाहिए मीटर में। 1/f होता है फॉर्मूला, जो कि f मीटर में होनी चाहिए। तो फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू को रख करके सॉल्व करते हैं। p का मान दिया हुआ है 4, 1/f। ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर उल्टा कर ले, व्युत्क्रम ले लें, तो यहाँ से 1/f बन जाएगा f और ये बन जाएगा 1/4 मीटर। ये हो गया हमारे f का मान। लेकिन हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि ये अच्छा मीटर में भी है ना, तो इसको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में बदल लेते हैं। अगर ये मीटर में होगा तो 1/4 मीटर आंसर होगा। क्या कहीं पर है 1/4 मीटर? बिल्कुल नहीं। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 1/4 गुना 100, ये सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, जो कि कट जाएगा कितने से, 5 से, 25 से कटेगा। तो आंसर हमारा 25 सेंटीमीटर आनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर भी नहीं है। यानी कि 1/4 को अगर हम लोग दशमलव में बदल ले तो कितना आएगा, तो 1/4 को अगर हम लोग दशमलव में बदल लें तो आएगा ये 0.25 ना, 0.4 दूनी 8, 0.60 के 2, 0 4 5 20। मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है कि 1/4 मीटर को आप कह सकते हो 0.25 मीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि हमारे सामने ऑप्शन में कहीं नहीं है। ठीक, बी में है 0.5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, ए नंबर हमारा सही आंसर होगा। तो अगर आपसे लेंस की क्षमता से रिलेटेड सवाल आए तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ा था, सॉरी ओमेगा था ना इसका संकेत, ओमेगा बराबर थीटा बटा हमने पढ़ा था डेल्टा वाई पढ़ा था, ये इस प्रकार से। ठीक है, थीटा बराबर, सॉरी ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई। लेकिन ये फॉर्मूला तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा। तो आगे जब हमने इसको सॉल्व किया था, आवर्धन वर्ण विक्षेपण क्षमता है तो इसको म्यू से सूचित किया जाता है, म्यू से। तो जब हम लोगों ने आगे इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, म्यू आर माइनस म्यू भी, ठीक, बट्टा में म्यू वाई माइनस 1 आया था। ये हमारे सामने आया था, म्यू आर माइनस म्यू भी बट्टे म्यू वाई माइनस 1, जो कि हमारे सामने ऑप्शन में दिख रहा है कौन से, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, म्यू आर माइनस म्यू भी बट्टे म्यू वाई माइनस 1। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन आवर्धन क्षमता का संकेत यहाँ प्रश्न में म्यू लिया हुआ है, लेकिन जब हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे थे तो उसका संकेत हम लोगों ने क्या लिया था, ओमेगा। याद रखिएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता का संकेत ओमेगा ही होता है। यहाँ पर प्रश्न में म्यू दिया हुआ है तो हो सकता है मिस टाइपिंग हो, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर माइनस म्यू भी इंटू म्यू वाई माइनस 1, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण, तो इंद्रधनुष जब निर्माण होता है तो हम लोगों को पता है कि बारिश की बूंदों में प्रकाश की किरणों का पहले क्या होता है, अपवर्तन होता है, फिर यहाँ से होता है पूर्णांतिक परावर्तन, फिर पूर्णांतिक परावर्तन के बाद इसका क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, फिर इस प्रकार से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यानी अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों क्रिया के मिलने के फलस्वरूप वर्ण, सॉरी, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो हमसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। तो इसमें वर्ण विक्षेपण भी हो जाएगा, अपवर्तन भी हो जाएगा, लेकिन मुख्य कारण अगर सोच विचार किया जाए तो वर्ण विक्षेपण के कारण ही होगा, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और प्रकाश में 7 रंग होते हैं और प्रकाश के 7 रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो इसमें हम लोग आंसर सी लगाएंगे, वर्ण विक्षेपण। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण के कारण। आगे बढ़े,
तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संबंध परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और उसके प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है। तो आपको याद होगा हमने क्लास में पढ़ा था एक टॉपिक रेले के नियम। रेले के नियम हमने पढ़ा था। रेले के नियम में क्या था? परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता अर्थात आई सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती बोलो या व्युत्क्रमानुपाती बोलो, उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का, आई व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा के पावर 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाई दे रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण क्या होता है? हीरा के लिए क्रांति कोण पूछा गया। क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल, हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो उस समय जो आपतन कोण बनता है उसी को कहते थे क्रांति कोण। तो हीरा के लिए क्रांति कोण आपको याद ही रखना पड़ेगा। इनसे आईसी से हम लोग क्रांति कोण को सूचित करते हैं, होता है 24.41 डिग्री लगभग होती है। आईसी बराबर 24.41 डिग्री लगभग, जो कि हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण 24.41 डिग्री होती है। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला हमने प्रूव्ड किया है, m बराबर 1 प्लस डी बटा एफ ई। ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, m बराबर 1 प्लस डी बटे एफ, और जो कि हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है संपर्कित दो लेंसों की शक्ति। संपर्कित लेंसों की फोको तो ये हमने प्रूव किया था, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमने फॉर्मूला प्रूव किया था। अब इस 1/f के जगह पे लिख सकते हैं p, 1/f1 है तो इसको लिख देंगे p1, 1/f2 है तो इसको लिख देंगे p2, और इसी प्रकार से और अगर आगे होगा तो उसको भी हम लोग इसी प्रकार से आगे लिखते जा सकते हैं, P1 प्लस P2, आगे इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर फिलहाल ए सही हो जाएगा। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगी। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, यदि म्यू जी बराबर म्यू जी दे दिया है 3/2 और म्यू डब्ल्यू दे दिया कितना 4/3, तो पूछा गया है हमसे डब्ल्यू म्यू, ठीक से लिख देता, डब्ल्यू म्यू और जी का मान क्या होगा? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डब्ल्यू म्यू जी का फॉर्मूला होता है म्यू जी बट्टा म्यू डब्ल्यू। जो चीज यहाँ पर होता है वो हमारा पहला माध्यम होता है, नीचे जो होता है, और जो चीज ऊपर में होता है वो हमारा दूसरा माध्यम होता है। तो म्यू जी बट्टे म्यू डब्ल्यू हम लोग लिखते हैं। ठीक, इसको पढ़ते क्या है? ग्लास का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष, यानी कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। तो फॉर्मूला लगाइए और आंसर बताइए। म्यू जी का मान दिया हुआ है 3/2 और बट्टा में म्यू डब्ल्यू का मान दिया हुआ है 4/3। ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 3/2 गुना 3 ये 4 बन जाएगा ना, हाँ 4/3 से 3/4 बन जाएगा, तो 3 9/8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे सामने लिखा हुआ है। ये 9/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था आपेक्षिक अपवर्तनांक में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां पे ये पढ़ा था, परिभाषा भी पढ़ा था, दो माध्यम के अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक, और ये फॉर्मूला पढ़ा था म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू वाला। ठीक, अगर इस प्रकार का प्रश्न है तो आप इस प्रकार से फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न हमारे सामने है कांच के लिए क्रांति कोण। अभी हमने हीरा के लिए क्रांति कोण पढ़ा था, कितना था 24.41 डिग्री लगभग लगभग, और कांच के लिए क्रांति कोण भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि होता है 42 डिग्री लगभग। कितने होते हैं? 42 डिग्री लगभग, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी अभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है 10 नंबर का, त्रिपार्श्व, यानी इसको हम लोग प्रिज्म भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म भी कहते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने फॉर्मूला प्रूव किया था, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बट्टा में साइन ए बटा 2, ये हमारे सामने आया था फॉर्मूला, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2, ये प्रश्न हमारे सामने फॉर्मूला। तो जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, हाँ ए नंबर में ही सही लग रहा है, ए नंबर ऑप्शन में ही सही लग रहा है। म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2, और कहीं तो नहीं ऐसा? बिल्कुल नहीं।
तो ऑप्शन नंबर हमारा ए फाइनली इसका सही हो जाएगा। ये प्रश्न हमने प्रूव्ड भी किया था, ये 5 नंबर में भी आ सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। आज के क्लास का हमारा लास्ट सवाल है कि 1 म्यू 2 का फॉर्मूला। अभी तुरंत हमने इस प्रकार का एक प्रश्न सॉल्व किया था, इसमें ये नीचे जी था, ऊपर में डब्ल्यू लिखा होता है। इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा, जी नीचे है तो म्यू जी बट्टा म्यू डब्ल्यू। उसी प्रकार से 2 नीचे है तो ये 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा, म्यू 2 बट्टे म्यू 1। ऐसा ऑप्शन में है क्या कहीं? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास म्यू 2 बट्टे 1 है। ये है आपेक्षिक अपवर्तनांक। इसको पढ़ेंगे क्या, माध्यम माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कब पढ़ते हैं, जिसको हम लोग सूचित करते हैं म्यू 2 1 से, या फिर इसको म्यू 2 1 से भी सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है म्यू 2 बट्टा म्यू 1 होता है। ठीक, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको प्रश्न भी सॉल्व करने को मिलेगा और ये फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आप सचेत रहना। आगे बढ़ते हैं, हमारी तरफ से कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रश्न जो की है, हाँ 12 नंबर, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। हमारी आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसी होती है, तो आप में से कुछ लोग सोचोगे कि ये हम तो प्रतिबिंब को सीधा देखते हैं, अर्थात प्रतिबिंब सीधी बनती होगी। बिल्कुल नहीं, हमारी आंखों पर जो प्रतिबिंब बनती है रेटिना पर वो वास्तविक होती है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि हमारी आंखों की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, और बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक और प्रश्न हमारी तरफ से आपके लिए है, खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता m बराबर हमने प्रूव किया था, क्या था, माइनस एफ ओ बटा एफ ई। आपने याद भी किया होगा इसको, m बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ ई। एफ ओ क्या है, ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। एफ ई क्या है, नेत्रिका यानी आई पीस की फोकस दूरी, जो कि हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी फिलहाल सही हो जाएगा। और आज के क्लास में हमने टोटल 13 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा। अगर इनमें से किसी भी प्रश्न पर आपका कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी प्रकार से अगर आपको और भी वीडियो चाहिए और किस सब्जेक्ट पर चाहिए, आपका क्या प्रॉब्लम है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप सबका हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।